इस डर से कि लिन युआन गलत समझ सकती है, जियोहे ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ये पैनकेक वास्तव में स्वादिष्ट है, उन सभी पैनकेक से बेहतर है जो मैंने पहले कभी खाए हैं, बहुत गर्म और फूला हुआ है, और मांस स्वादिष्ट है, मेरी माँ के हाथों के विपरीत। उसने अनजाने में लेडी माँ का उल्लेख किया और जियोहे खुद दंग रह गई। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और बात करना बंद कर दिया। पैनकेक का एक और टुकड़ा खाया, लेकिन इस बार स्वाद पहले जैसा स्वादिष्ट नहीं था। लिन युआन उसमें बदलाव महसूस कर सकता था और उसने लेडी माँ के विषय पर बात जारी नहीं रखी, बल्कि बातचीत को बदल दिया। ठीक है, ये पैनकेक मेरी विशेष गुप्त तकनीक है, अन्य लोग इसे इतना अच्छा नहीं बना सकते। जियोहे की आंखें चमक उठीं, उसने अपने होंठ काटे और धीमी आवाज में पूछा, बहन युवान, क्या मैं आपसे खाना बनाना सीख सकती हूँ? ये कहने के बाद, इस डर से कि लिन युआन परेशान हो सकता है, युवा लड़की ने जल्दी से कहा, यदि आप सहमत नहीं हैं, तो ये ठीक है, मैं बस कह रही थी। कृपया मुझ पर गुस्सा मत होइए। लिन दाशुआन और लेडी माँ द्वारा डांट और पिटाई सहकर बड़ा होने के कारण बच्चा असाधारण रूप से संवेदनशील था। लिन युआन ने सहानुभूति के साथ जियोहे को देखा और मुस्कुराया, तुम अचानक खाना बनाना क्यों सीखना चाहती हो? ये देखकर कि वह परेशान नहीं थी, जियोहे ने कुछ साहस जुटाया। जियो शितोह की ओर देखा, जो पैनकेक खाने में जियो लिनशुंग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, और कहा, चाचा एशुवान और चाची ने मुझे अपने साथ ले जाने के बाद से वे पहले से भी देर से घर आ रहे हैं। हालांकि वे ऐसा नहीं कहते, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उनके लिए बोझ हूं। अब उन्हें मेरे और मेरे भाई के लिए अधिक चांदी कमाने की जरूरत है। और चाची ने कहा कि वह मुझे और मेरे भाई दोनों को स्कूल भेजने की योजना बना रही है, लेकिन आप जानते हैं, स्कूल जाने के लिए ट्यूशन के पैसे लगते हैं। हालांकि मैं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हो सकता और अपने परिवार की स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकता। लिन युआन चुप था, और लिन वेई भी चुप था, जो जियोहे के बगल में बैठा था। उसे अपनी बड़ी बहन की याद आई कि वह और उसकी छोटी बहन स्कूल जा सकें, ये सुनिश्चित करने में वह कितनी थक जाती थी। इसलिए वह जियोहे के विचारों को समझ गई, साथ ही अपने परिवार के लिए पैसा कमाने की उसकी तीव्र इच्छा को भी समझ गई। लिन वेई जो सोच सकते थे, लिन युआन ने भी स्वाभाविक रूप से वही सोचा। लेकिन जियोहे केवल 8 साल की थी, उसे स्कूल भेजने के बजाय अब खाना बनाना सिखाना वास्तव में उसके भविष्य के साथ अन्याय होगा। जियोहे, ऐसे विचार रखना ये दर्शाता है कि तुम एक दयालु और कृतज्ञ बच्चे हो। लिन युआन ने कहा, केवल इसी कारण से मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाने को तैयार हूँ। जियोहे की आंखें और अधिक चमक उठी, उसका छोटा सा चेहरा उत्साह से लाल हो गया। हालांकि लिन युआन ने उसकी आंखों में स्पष्ट निराशा देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी भी जवान हो। तुम्हें अपनी चाची की बात माननी चाहिए और पहले स्कूल जाना चाहिए। जब तुम 12 साल के हो जाओगे, तो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। वो कैसा लगता है? अच्छा, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूंगी और मैं अच्छी तरह से खाना बनाना भी सीखूंगी। जियोहे ने उत्सुकता से सहमति जताते हुए जोर से सिर हिलाया। लेकिन उसे चाचा इशुवान और चाची के बारे में सोचने में देर नहीं लगी, जो हमेशा व्यस्त रहते थे। वह न केवल भविष्य के लिए एक कौशल प्राप्त करने के लिए, बल्कि उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए भी खाना बनाना सीखना चाहती थी। लिन युआन ने उसकी चिंता देखी और आश्वस्त करते हुए उसका हाथ थपथपाया, चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा इशुवान और चाची जल्द ही अच्छी रकम कमाने वाले हैं। हालांकि सिस्टर गुइजी का कोल्ड नूडल स्टॉल अभी भी अच्छा चल रहा था, लेकिन ग्राहकों की संख्या कम होने के कारण व्यापार पहले जितना नहीं बढ़ रहा था। सौभाग्यवश वह महिला चतुर और सक्षम थी, तथा वह बेचने के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी लेकर आई थी। अब वह न केवल ठंडे नूडल्स और पके हुए गेहूं के केक बेच रही थी, बल्कि बड़े गोल पैनकेक भी बेच रही थी। साथ ही चाची वांग से थोक में खरीदी गई अचार वाली सब्जियां भी बेच रही थी। उस क्षेत्र में उसका व्यवसाय सर्वोत्तम था। इसके अलावा लिन युआन अब लिन एशुवान से किए गए वादे को पूरा करने के लिए स्वतंत्र थी। उसने लिन जियाक्सिन को कल शहर ले जाने की योजना बनाई ताकि वह अपनी नई दुकान देख सके। टोफू की दुकान खुलने वाली थी और राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस का नवीनीकरण पहले से ही चल रहा था। फिर भी उसके पिता, जो लिन परिवार के मुखिया थे, अभी तक दुकान पर नहीं आए थे। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन जियाक्सिन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, लेकिन अब लाओफैन द्वारा उपचार और समायोजन के बाद उसे अब अपने पैर पर स्प्लिंट पहनने की आवश्यकता नहीं थी और वह बिना किसी दर्द महसूस किए इसे थोड़ा हिला सकता था। ये सिर्फ इतना है कि वह अभी भी जमीन पर नहीं चल सकती थी। लाओफैन ने एक्यूपंक्चर भी बंद कर दिया, लेकिन उसे अभी भी अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए हर दिन कुछ हर्बल दवा पीने की जरूरत थी। इसलिए लिन युआन ने लिन जियाक्सिन को कल शहर में घुमाने ले जाने की योजना बनाई ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके और नई दुकान के बारे में उसकी राय ली जा सके। इसके अलावा वह व्हीलचेयर का उपयोग कर सकती थी, धनी परिवारों को दिखा सकती थी और ऐसा करके लिन एशुवान के व्यवसाय को शुरू करने के लिए मंच तैयार कर सकती थी। लिन युआन जानता था कि इन दिनों लिन एशुवान या तो शहर में लकड़ी का काम कर रहा था या घर पर विभिन्न ब्लूप्रिंट बना रहा था।
ईमानदारी से कहूँ तो लिन एयरशुवान एक चतुर व्यक्ति था। व्हीलचेयर संरचना के अलावा उन्होंने कई अन्य चीजें भी बनाई। असुविधाजनक पैरों वाले लोगों के लिए व्हीलचेयर, चलने में असमर्थ बच्चों के लिए छोटी बांस की गाड़ियां तथा औसत व्यक्ति के लिए झूलने वाली कुर्सियां। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने घरेलू सामानों का एक पूरा सेट बनाने के बारे में सोचा था। हालांकि जब लिन एयरशुवान उनके पास राय लेने आया तो लिन युआन ने उसे सलाह दी कि वह सब कुछ एक साथ बाजार में न उतारे, बल्कि उन्हें एक एक करके पेश करे। आखिरकार अन्य कार्यों के विपरीत बधाईगिरी के काम को पेशेवर लोग एक नज़र में ही मोटे तौर पर समझ सकते हैं। जैसे ही लिन एयरशुवान के उत्पाद बाजार में आएंगे, हो सकता है कि गुप्त उद्देश्यों वाले अन्य लोग उनकी नकल करने लगें। लिन युआन को यकीन था कि 1 महीने के भीतर सभी प्रकार की व्हीलचेयर सड़कों पर बिक जाएंगी। लेकिन लिन एयरशुवान के लिए बाजार में दूसरा उत्पाद लाने के लिए 1 महीने का समय पर्याप्त था। इसलिए यदि लिन एयरशुवान को बड़ी रकम कमाना था तो उसे दूसरों को पछाड़ना था। जब व्हीलचेयर और रॉकिंग चेयर आम हो गए तो उन्हें गुणवत्ता और ग्राहक सेवा पर दोगुना ध्यान देना पड़ा। उसने शियाओहे को ये बात विस्तार से नहीं बताई, क्योंकि वह केवल 8 साल की बच्ची थी जो इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकती थी। भले ही उसने ऐसा नहीं कहा हो, लेकिन जियोहे को उस पर बहुत भरोसा था। जैसे कि लिन युआन ने जो कुछ भी कहा, भले ही सच न हो, फिर भी जियोहे उसे सच मानेंगे। भोजन समाप्त करने के बाद जियोहे ने लिन वेई को बर्तन साफ करने में मदद की और फिर लिन वेई और जियो लिनशुंग ने उसे लालटेन देकर घर भेज दिया। ये लालटेन जिया झेंग द्वारा बनाई गई थी जब वह सब्जी के बगीचे की बाड़ की मरम्मत कर रहा था। दोनों बहनों को ये बहुत पसंद थी। वे रात के खाने के बाद सोने से पहले लालटेन के साथ घूमने पर जोर देती थीं। शाम हो चुकी थी और जिया झेंग के लिए झूमा टाउन लौटने का समय हो गया था। लिन युआन उसे गाड़ी तक ले गई। उसका दिमाग निर्देशों से भरा था, लेकिन उसके सामने खड़ी होकर वह नहीं जानती थी कि क्या कहना है। जिया झेंग खांसा और चारों ओर देखा। अंधेरे में कोई नहीं मिला। वह वास्तव में उसे गले लगाना चाहता था। ठीक है, जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। ओह, और उस झूजी नाम के व्यक्ति के इर्द गिर्द ज्यादा मत घूमो। जिया झेंग की तीव्र ईर्ष्या को भांपते हुए लिन युआन खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सका। उसे ये देखकर मजा आया कि इस समय भी वह चेनझू के साथ व्यस्त था। हालांकि उसने पहले भी चेनझू के लिए कुछ स्नेह महसूस किया था, लेकिन यह अतीत के लिन युआन द्वारा की गई एक मूर्खतापूर्ण बात थी। अपनी बुद्धि और हाजिर-ए-जवाबी के साथ वह जिया झेंग जैसे महान व्यक्ति की बजाय लिटिल व्हाइट फेस जैसे व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती है। ठीक है, मैं चेनझूजी हाउस के आसपास नहीं घूमूंगी, लिन युआन ने वादा किया। उसे चिढ़ाने का अवसर पाकर उसकी आंखें झपकी और एक भौं उठाकर उसने कहा, वह चेनझूजी कुछ खास नहीं है, मैं उससे परेशान नहीं होऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि गांव का ली झूजी बुरा नहीं है। वह लंबा और मजबूत है और कड़ी मेहनत करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वह बहुत ज्यादा नखरेबाज नहीं है। वह कुछ भी खाने को तैयार है। लिन युआन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपने सामने अचानक बड़े हुए सुंदर चेहरे को देखा। ठंडक और उसके मजबूत अधिकार को महसूस करते हुए उसके दिल में एक हलचल पैदा कर दी। अपने सामने वाले व्यक्ति की कठोरता को भांपते हुए जिया झेंग ने उसे जाने दिया, मानो उसे सजा देने के लिए झुंझलाते हुए कहा, अगर मैंने चेनझूजी या ली झूजी के बारे में एक शब्द भी सुना तो मैं तुम्हें अपनी कमर से बांध लूंगा और जहां भी जाऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा। लिन युआन, जो अभी अभी होश में आया था, उसके दबंग और अनुचित शब्दों से तुरंत नाराज हो गया। वह उसकी छोटी कुतिया नहीं थी जिसे उसकी कमर से बांधा जाए। हालांकि उनकी हरकतों ने माहौल को हल्का कर दिया था तथा बिछड़ने का दुख कम कर दिया था। लिन युआन ने कुछ और निर्देश दिए और यह जानकर कि दिव्य चिकित्सक लाओ फैन उनके साथ आएंगे, उसे राहत महसूस हुई। लाओ फैन के साथ भले ही वास्तव में कोई महामारी हो, वह निश्चित रूप से ठीक रहेगा। लिन वेई लालटेन लेकर लौट आया और जिया झेंग के जाने का समय हो गया। उसने अचानक अपने सामने वाले व्यक्ति को अपने पास खींचा और पहले शुरू किया गया चुंबन फिर से शुरू कर दिया, इस बार उसे और गहरा कर दिया। चाहे वह बहुत अधिक उत्साह था या जिया झेंग के साथ भाग लेने की अनिच्छा, लिन युआन ने खुद को उस रात सोने में असमर्थ पाया। उसे अपनी पहली मुलाकात की याद आ गई और वह खुद को कंबल से ढकने और हंसने से नहीं रोक सकी। यह अप्रत्याशित था कि भाग्य के एक मोड़ के कारण एक छोटा सा पत्थर आने वाले दिनों में उनके बीच सभी प्रकार की मुठभेड़ों का कारण बनेगा। अपनी सोती हुई बहनों के खर्राटों को सुनकर लिन युआन ने चुपचाप जेड पेंडेंट निकाल लिया जो जिया झेंग ने उसे विदाई से पहले दिया था। इससे पहले उसे इसे ध्यान से देखने का समय नहीं मिला था, लेकिन अब जब उसकी सभी बहनें सो गई थीं, तो उसने अंततः इसे बाहर निकालने का साहस किया। धुंधली चांदनी में लिन युआन ने छोटे जेड पेंडेंट की सावधानीपूर्वक जांच की। यद्यपि ये केवल मनुष्य के अंगूठे के आकार का था, फिर भी स्पर्श करने पर गर्म और मुलायम था। जेड के मध्य में किसी कारण से एक लाल रंग का जिया अक्षर बना हुआ था, जिसे एक ऐसी तकनीक से बनाया गया था जिसे वह नहीं जानती थी। स्ट्रोक तीखे थे और लाल रेखा हालांकि ठीक थी लेकिन निरंतर थी।
ये स्पष्ट था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। जेड पेंडेंट को अपनी हथेली में कसकर पकड़े हुए लिन युआन ने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की, क्योंकि उसे जिया झेंग के वे शब्द याद आ गए जो उसने उसे सौंपते समय कहे थे। युवान युवान, ये हमारे जिया परिवार का पैतृक जेड पेंडेंट है जिसे केवल मुख्य पत्नी ही रख सकती है। आज मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ और अब से तुम मेरी एकमात्र पत्नी रहोगी। मना मत करो और यह मत कहो कि तुम बहुत छोटे हो। एक बार मैं, जिया झेंग, किसी को पहचान लेता हूँ तो मैं अपना मन कभी नहीं बदलता। मैं तुम्हारा इंतज़ार करने को तैयार हूँ, तुम्हारे वयस्क होने तक इंतज़ार करने को, और फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा और औपचारिक प्रस्ताव के साथ तुम्हें राजधानी वापस ले आऊँगा। अगर उसने यह अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो लिन युआन को यकीन नहीं होता कि आमतौर पर खुशमिजाज और बेफिक्र रहने वाले यंग मास्टर जिया के पास भी इतना गंभीर पल हो सकता है। उसकी तीव्र निगाहों को महसूस करते हुए लिन युआन मना नहीं कर सकी, न ही उसका दिल हुआ। वह कभी भाग्य में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे शायद ये सब स्वर्ग द्वारा पूर्व निर्धारित था। क्योंकि उसे लिन जियाक्सिन को शहर में घुमाने ले जाना था, इसलिए लिन युआन अगली सुबह तैयार होने के लिए जल्दी उठ गई। लेडी लियू के भारी शरीर के कारण हालांकि शहर तक गाड़ी से जाने में केवल 2 घंटे लगते थे, फिर भी हर कोई उन्हें यात्रा में थकाने नहीं देना चाहता था। शुक्र है कि लिन वेई बहुत समझदार थी और उसने घर पर रहकर अपनी मां की संगति करने की इच्छा जताई। लिन युआन ने मूल रूप से जियो लिनशून को भी घर पर रखने की योजना बनाई थी, लेकिन लिन दाशुआन के साथ हुई घटना के बाद से वह वास्तव में असहनीय रूप से बेचैन हो गई थी। युवा लड़की के प्रलोभन को झेलने में असमर्थ लिन युआन ने उसे कुछ मनोरंजन के लिए अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। पिछले 6 महीने से शहर नहीं गए लिन जियाक्सिन बहुत खुश थे। वह भोर में उठा, उसने लेडी लियू द्वारा उसके लिए बनाया गया नया वस्त्र पहना, और यहाँ तक कि लेडी लियू ने उसकी पहले से छोटी दाढ़ी को एक बार फिर से साफ करने में भी मदद की। इस बदलाव के बाद लिन युआन को अचानक एहसास हुआ कि उसके पिता एक सुंदर आदमी थे। उस दिन जिया झेंग के जाने के बारे में सोचते हुए लिन युआन ने अपना सामान्य व्यायाम छोड़ दिया और खाना पकाने के लिए जल्दी ही रसोई में चली गई। उसने ताज़ा पीसा हुआ सोया दूध, अभी अभी बेक की हुई पॉकेट ब्रेड तैयार की और विशेष रूप से जिया झेंग के पसंदीदा टोफू और अंडे के कस्टर्ड की एक और सर्विंग बनाई। हालांकि जब गाड़ी दरवाजे पर रुकी तो लिन युआन ने चालाकी से मुस्कुराते हुए जिया झेंग को नहीं देखा, बल्कि ल्यूजी को एक पक्षी का पिंजरा पकड़े हुए देखा। तुम्हारे युवा स्वामी कहाँ हैं? लिन युआन ने आश्चर्य से पूछा, उसके भीतर एक अकथनीय क्षति की भावना उमड़ रही थी। ल्यूजी ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए उदासीनता से कहा, आज सुबह भोर से पहले बॉस और युवा मास्टर दोनों चले गए। तो वह सचमुच चले गए थे। लिन युआन की क्षति की भावना गहरी हो गई और वह अपने कपड़ों के अंदर छिपाए गए जेड पेंडेंट को छूने से खुद को रोक नहीं सकी। उसे इस तरह देखकर ल्यूजी ने अपना सिर खुजलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दे। फिर अचानक उसे अपने हाथ में पक्षी का पिंजरा याद आया और उसने जल्दी से उसे दे दिया। मिस, ये वही है जो युवा मालिक ने जाने से पहले मुझे आपके लिए लाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि यह पक्षी विशेष रूप से बुद्धिमान है और भविष्य में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप इसे संदेश देने दे सकते हैं। लिन युआन ने पिंजरा लिया और अंदर एक हरे रंग का पक्षी देखा। इसकी प्रजाति पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन इसकी चमकदार जीवंत आंखें असाधारण रूप से उत्साही थीं, जो इसकी चतुर और तेज तर्रार प्रकृति को दर्शा रही थीं। इसके अतिरिक्त पक्षी के पैर में एक छोटी ट्यूब जैसी चीज बंधी हुई थी, जो स्पष्टतः संदेश रखने के लिए थी। इसके अलावा इस समय वास्तव में छोटे ट्यूब के अंदर एक छोटा सा नोट था। लिन युआन ने जल्दी से पक्षी का पैर पकड़ लिया, अनाड़ीपन से नोट को वापस ले लिया, और जब उसे खोला तो वह निराश हो गया। पति चला गया है, मेरी पत्नी को चिंता नहीं करनी चाहिए। जूजी से दूर पति आराम महसूस करता है। नोट को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए लिन युआन वास्तव में उस आदमी को पकड़ना चाहती थी और उसे अच्छी तरह से पीटना चाहती थी। जूजी से दूर रहने के लिए क्या उसने मजाक में चेन झू और ली जूजी के बारे में कुछ नहीं कहा था? क्या उसे फिर से याद दिलाने के लिए नोट छोड़ने की सचमुच जरूरत थी? लेकिन वह बहुत परेशान थी। फिर भी उसने नोट को पुनः मोड़कर अपनी छाती में रख लिया। पिंजरे में बंद पक्षी को देखकर लिन युआन ने उसे अपने हाथ से छेड़ा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उस प्राणी ने घमंड से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उफ़, बिल्कुल अपने मालिक की तरह। पक्षी की हरकतों से खुश होकर लिन युआन अपनी हंसी नहीं रोक सकी। ये वास्तव में जैसा मालिक वैसा पक्षी वाला मामला था। उसने केवल ये सुना था कि कबूतरों का उपयोग संदेश पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा छोटा सा पक्षी भी ऐसा कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पक्षी को जिया झेंग द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया होगा तथा इसके पंखों को अत्यंत खूबसूरती से संवारा गया होगा तथा स्पष्टतः नियमित रूप से इसकी अच्छी देखभाल की जाती होगी। जब वह उसके साथ खेल रही थी तो जियाओ लिनशुंग अचानक चमकती आंखों से उछलकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। कितना सुंदर छोटा पक्षी है।
बड़ी बहन, क्या आपने यह मेरे लिए खरीदा है? नहीं, लिन युआन ने अप्रत्याशित रूप से दृढ़ता से उत्तर दिया, उसे इसे छूने तक की अनुमति नहीं दी। जियो लिनशुंग थोड़ा स्तब्ध थी। आमतौर पर वह जो भी चाहती थी उसकी बड़ी बहन उसे खुशी खुशी पूरा कर देती थी। आज एक पक्षी के कारण यह परिवर्तन क्यों? ये तो उसके अपने छोटे खरगोश जितना भी प्यारा नहीं था। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्या है? मुंह बनाते हुए छोटी लड़की की रुचि खत्म हो गई और वह अपने छोटे खरगोश के साथ खेलने चली गई। अपने भोजन के बारे में भूलकर लिन युआन ने पक्षी पिंजरे को सावधानीपूर्वक पश्चिमी कमरे में ले जाकर खिड़की की जाली से लटका दिया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। गांव में बहुत से आवारा कुत्ते और बिल्लियां थीं और वह उस छोटी चिड़िया को बाहर छोड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। इस तरह से उस पर नजर रखना अधिक सुरक्षित लगा। घर पर केवल लेडी लियू और लिन वेई के साथ लिन युआन अभी भी असहज महसूस कर रहा था। जाने से पहले वह सिस्टर गुइजी के घर गई और अपनी तीसरी चाची और जियो हे को बुलाया। उनके आसपास होने पर लिन युआन को लेडी लियू के साथ कुछ घटित होने की चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गाड़ी काफ़ी आरामदायक थी और लिन जियाक्सिन गाड़ी में पीछे की ओर लेट गया। उसे कोई धक्का महसूस नहीं हुआ। हालांकि व्हीलचेयर कुछ बड़ी थी, इसलिए लियूजी ने उसे रस्सियों से गाड़ी के पीछे बांध दिया। लेकिन यह अच्छी बात थी, क्योंकि वे जल्द ही शहर से गुजरने वाले थे। यह मुफ्त विज्ञापन के रूप में काम कर सकता था। लिन युआन ने सबसे पहले लियूजी को टोफू कार्यशाला में भेजा। दुकानदार जो और लैन हुआ के संचालन की देखरेख के साथ टोफू कार्यशाला पहले से ही सामान्य रूप से चलने लगी थी। इसके अलावा अब अधिक श्रमिकों के साथ वे पहले की तुलना में अधिक टोफू का उत्पादन कर रहे थे। घर पर पिछली स्थिति के विपरीत, जहां टोफू के 2 ब्लॉक बनाने में 3 दिन लगते थे, अब वे प्रतिदिन 1 ब्लॉक की गारंटी दे सकते थे। इस तरह के ताजे और स्वादिष्ट टोफू से फूमन बिल्डिंग का व्यवसाय भी बेहतर हुआ। दुकानदार जो, यह मेरे पिता हैं, हमारे टोफू कार्यशाला के मालिक। लिन युआन ने दुकानदार जो को लिन जियाक्सिन का परिचय दिया, स्वाभाविक रूप से परिवार के मुखिया के रूप में उनकी स्थिति पर प्रकाश डाला। दुकानदार जो ईमानदार होने के साथ साथ व्यापार को समझता था और स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। भले ही लिन युआन ने कहा कि लिन जियाक्सिन बॉस थी, लेकिन वह वास्तविक प्रभारी व्यक्ति थी। हालांकि वह जितना भी चतुर था, उसने निश्चित रूप से लिन जियाक्सिन के साथ सच्चे बॉस के सम्मान के साथ व्यवहार किया। आपका दिन शुभ हो, बॉस। लिन युआन दुकानदार जो के रवैये से संतुष्ट था। टोफू वर्कशॉप के व्यवसाय पर उसके साथ थोड़ी देर चर्चा करने के बाद उसने उसे काम पर वापस जाने दिया। लैन हुआ रसोईघर में थी और नए कर्मचारियों को सोया दूध से दही निकालने का तरीका बता रही थी। उसके गंभीर व्यवहार से उसे एक प्रभारी प्रबंधक का आभास मिलता था। ये देखकर कि वह व्यस्त थी, लिन युआन उसका अभिवादन करने नहीं गया। इसके बजाय उसने लिन जियाक्सिन को आंगन में घुमाया, उसे भ्रमण कराया और हर चीज से परिचित कराया। जियो लिनशुंग ने कुछ चमकीले लाल अनार अभी भी आंगन में पेड़ पर लटके हुए देखे और उत्सुकता से लियूजी से उसके लिए 2 चुनने के लिए कहा। उसने एक को स्वयं खाया और दूसरे को अपने साथ रखे एक छोटे कपड़े के थैले में डाल लिया और योजना बनाई कि वह उसे घर ले जाकर अपनी मां को खिलाएगी। लिन जियाक्सिन ने पहले भी अन्य लोगों की दुकानें देखी थीं और हालांकि उन्होंने खुद को तैयार किया था, फिर भी वह अपनी बेटी की क्षमताओं से चकित थे। वह सिर्फ 12 साल की लड़की थी, फिर भी उसने दुकान को बहुत अच्छी तरह से संभाला। विशेष रूप से दुकानदार जो का लिन युआन के प्रति सम्मानजनक व्यवहार देखकर लिन जियाक्सिन को संतोष की लहर महसूस हुई। अपनी बेटी की उपलब्धियों से उन्हें एक पिता के रूप में गर्व महसूस हुआ। चूंकि वे आज नवीकरण टीम से मिलने के लिए सहमत हुए थे, लिन युआन और अन्य लोग टोफू कार्यशाला में लंबे समय तक नहीं रुके और वे बिना देरी किए राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस की ओर रवाना हो गए। व्हीलचेयर अभी भी गाड़ी में फिट नहीं हो पा रही थी, इसलिए लिन युआन ने बाहर धीरे धीरे बढ़ती भीड़ को देखने के लिए गाड़ी का पर्दा उठाया और लियूजी से वेस्ट स्ट्रीट पर लौटने से पहले मुख्य सड़क पर एक चक्कर लगाने के लिए कहा। लियूजी को समझ नहीं आया कि वह इतना लंबा चक्कर क्यों लगाना चाहती थी, लेकिन लिन जियाक्सिन को समझ आ गया। मुख्य सड़क पर धनी लोग थे जो अभी अभी बाहर निकले थे, जिससे व्हीलचेयर को बढ़ावा देने का एक उत्कृष्ट अवसर मिला। अपनी बेटी की ओर मुस्कुराते हुए लिन जियाक्सिन ने प्रशंसापूर्वक कहा, तुम लड़की, मुझे नहीं पता कि तुमने ये सभी तरकीबें किससे सीखी हैं। लिन युआन ने खिलखिलाकर अपने पिता के घायल पैर को धीरे से सहलाया। क्या वे नहीं कहते कि जैसा पिता वैसी बेटी? मैं आपकी वजह से चतुर हूँ पिताजी। लिन जियाक्सिन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उनकी बेटी की जीभ पहले से कहीं अधिक मीठी हो गई थी, पहले जैसी नहीं जबकि वह केवल काम में ही अपना सिर गड़ाए रहती थी। हालांकि वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि लिन युआन की योजना प्रभावी थी। जैसे ही लियूजी ने मुख्य सड़क पर गाड़ी चलाई, उसने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। न केवल सड़क के किनारे खड़े स्टॉल मालिक, बल्कि अपनी गाड़ियों में बैठे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी नज़दीक से देखने के लिए अपने पर्दे उठाने से खुद को नहीं रोक सके।
लिन युआन ने गाड़ी के पर्दे का एक कोना उठाया और संयोग से उसकी नज़र सामने वाली गाड़ी में बैठी एक महिला से पड़ी। दोनों चौंके, फिर दोनों धीरे से हंस पड़े। लिन युआन ने जल्दी से ल्यूजी से गाड़ी रोकने के लिए कहा और मुस्कुराते हुए पर्दा और चौड़ा कर दिया। यह मिस जिन निकली, क्या संयोग है। जिन यूयू को लिन युआन भी स्पष्ट रूप से याद था, उसके होंठ थोड़े ऊपर उठे हुए थे क्योंकि उसने सिर हिलाया। वास्तव में एक संयोग। फिर उसकी नज़र उत्सुकता से लिन युआन की गाड़ी के पीछे व्हीलचेयर की ओर गई और उसने पूछा, यह क्या है। लिन युआन को पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी और उसने समझाया, सच बताऊं तो मेरे पिता को पैरों में तकलीफ है और वह व्हीलचेयर उनकी गतिशीलता के लिए है। व्हीलचेयर, गतिशीलता। जिन यूयू, एक समझदार महिला होने के नाते, समझ गई कि गाड़ी के अंदर का आदमी लिन युआन का पिता होगा, जिसे चलने में कठिनाई होती है, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा। लेकिन लिन युआन अभी भी उसकी आंखों की चमक से उसकी रुचि को समझ सकता था। ऐसा लग रहा था कि जिन यूयू को व्हीलचेयर पसंद आ गई थी। लिन युआन तुरंत मुस्कुराया, मिस जिन के बारे में नहीं सोच रही है। उसकी आंखों में और भी अधिक चमक देखकर लिन युआन हंसा, व्हीलचेयर मेरे गांव के एक बढ़ई ने बनाई थी। अगर मिस जिन को जरूरत हो तो शायद मैं उनसे बात कर सकूं। जब लिन युआन ने यह पूछा तो उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिन यूयू अपने अलग स्वभाव के लिए जानी जाती थी। यदि आज व्हीलचेयर के बारे में उसकी जिज्ञासा न होती तो शायद उसने लिन युआन से बात करने के लिए अपनी गाड़ी नहीं रोकी होती, एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह मुश्किल से जानती थी। उसे आश्चर्य हुआ जब जिन यूयू ने सचमुच सिर हिलाया। उसका स्वर गंभीर था, अगर ऐसा है तो यूक्यूक इस मामले में आपकी मदद मांगना चाहेगा। ऐसा लग रहा था कि जिन यूयू सिर्फ जिज्ञासु नहीं थी, वह वास्तव में व्हीलचेयर चाहती थी। लेकिन किसके लिए, लिन युआन ने सोचा। चतुर लिन युआन ने बेशक सीधे तौर पर नहीं पूछा, बल्कि वेस्ट स्ट्रीट की ओर इशारा करते हुए कहा, मिस जिन, मैंने वेस्ट स्ट्रीट पर एक दुकान ली है और यह जल्द ही खुलनी चाहिए। यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप वेस्ट स्ट्रीट स्थित राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस में आ सकते हैं। या यदि मिस जिन को व्हीलचेयर के लिए कोई विशेष आवश्यकता है तो आप सिस्टर लियानेलियन को दुकान पर मुझे खोजने के लिए भेज सकते हैं और मैं अपने साथी ग्रामीण को पहले से ही लाने की व्यवस्था कर दूंगी। जिन यूयू स्पष्ट रूप से लिन युआन की सहायता के लिए बहुत आभारी थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कुछ रंगों में गहरी हो गई। तो तुमने सचमुच दुकान खोल ली है। जब ये खुलेगा तो मैं निश्चित रूप से इसका आनंद लूंगा। लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से इसका स्वागत किया, क्योंकि जिन परिवार की बेटी का उसकी नई दुकान पर आना, इसका मतलब था कि उसे कोई विज्ञापन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। दोनों के अलविदा कहने के बाद जिन यूयू ने गहरी सोच में डूबी लिन युआन की गाड़ी को धीरे धीरे दूर जाते देखा। उसके पास लियान र ने धीरे से कहा, बूढ़ी औरत युवती के साथ इतना बुरा व्यवहार करती है, फिर भी युवती उसके लिए इतनी अच्छी चीजें तैयार करना याद रखती है, ये वास्तव में। जिन यूयू ने अपनी नज़रें हटा लीं और उसे अदृश्य रूप से देखा और अपने सामान्य उदासीन स्वर में लौटाए। तुम कब से मालिक के सही और गलत का फैसला कर सकते हो। लियानर ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपना सिर झुका लिया, अब वह कुछ नहीं बोली। एक अन्य नौकरानी किंगेर ने उसे एक नज़र से डांटा और जल्दी से विषय बदल दिया। मिस कुछ देर से उस लड़की की गाड़ी देख रही हैं, क्या उस गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। किंगेर स्पष्टतः लियानर से अधिक समझदार और चतुर था। जिन यूयू ने उसकी ओर स्वीकृति भरी दृष्टि से देखा और धीरे से कहा, हालांकि गाड़ी साधारण है और उस पर कोई चिन्ह भी नहीं है, फिर भी मैंने उसे चला रहे युवक को पहचान लिया। वह फूमन बिल्डिंग का कोई कर्मचारी लगता है। भौहें चढ़ाते हुए जिन यूयू ने अनुमान लगाया, क्या ये हो सकता है कि इस युवती का फूमन बिल्डिंग से कोई संबंध हो। लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक साधारण गांव की लड़की की तरह दिखती है, उसका फूमन बिल्डिंग से संबंध कैसे हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि दुकानदार लियू को उसकी मूनकेक बनाने की कला पसंद आ गई हो। ऐसा नहीं था कि वह लिन युआन को नीची नज़र से देखती थी, लेकिन फूमन बिल्डिंग के बॉस लाओ फैंग का स्वभाव सचमुच अजीब था और आम आदमी के लिए उसकी नज़र पकड़ना मुश्किल था। यद्यपि उसके परिवार की जिंजी विनेगर वर्कशॉप भी फूमन बिल्डिंग के साथ व्यापार करती थी, फिर भी वह हमेशा दुकानदार लियू के साथ बातचीत करती थी और मालिक के साथ कभी भी उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसलिए उसने केवल यह अनुमान लगाया कि यह दुकानदार लियू था जो लिन युआन से परिचित था और उसे बॉस लाओ फैन पर संदेह नहीं था। चूंकि इसका बॉस से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए जिन यूयू ने इस मामले में रुचि खो दी। छोड़ दो, उसने पर्दे गिरा दिए और आत्मा मजाक में सिर हिलाया। उसने वास्तव में फूमन बिल्डिंग के मालिक के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक युवा लड़की का उपयोग करने के बारे में सोचा था, वह वास्तव में हताश होगी। किंगेर और लियान एर ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने हल्की आह भरी। दूसरा घर उन पर बहुत दबाव डाल रहा था और कई पुराने ग्राहकों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया था। और चूंकि मास्टर निर्णायक नहीं था, इसलिए मैडम और युवती द्वारा पूरे जिंजी विनेगर वर्कशॉप को दृढ़तापूर्वक रोके रखा गया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि युवती ने इस प्रमुख प्रायोजक फूमन बिल्डिंग की ओर रुख करने के बारे में सोचा।
लियान र की आंखें घूम गईं, ये सोचकर कि हालांकि युवती लिन युआन से सीधे पूछने में शर्मिंदा थी, लेकिन वह पूछताछ करने का अवसर ले सकती थी। यदि यह युवती वास्तव में फूमन बिल्डिंग के मालिक से परिचित थी, तो एक भी शब्द जिनजी विनेगर वर्कशॉप और फूमन बिल्डिंग के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर सकता था। इससे सचमुच युवती बच जाएगी और जिन परिवार के मुखिया का पद भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि वे मुख्य सड़क पर कुछ देर से पहुंचे थे, जब तक लिन युआन और उनकी पार्टी राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस पर पहुंची, तब तक सज्जाकार काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। सौभाग्य से मो सानियांग उन पर नज़र रखने के लिए वहां मौजूद थे, जिससे उन्हें ये सोचने से रोका जा सका कि बॉस नहीं आ रहे हैं और चले जाएंगे। तुम यहाँ हो, बहन। मो सानियांग ने लिन युआन को देखते ही खुशी से उसका अभिवादन किया। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि कैसे उसने सिर्फ एक दिन में अपनी ऊर्जा वापस पा ली। आश्चर्य से अधिक वह उसकी प्रशंसा करने लगी। ऐसी मजबूत महिला ही उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। जब लिन जियाक्सिन को गाड़ी से उतारकर उसकी व्हीलचेयर पर बैठा दिया गया, तो लियूजी ने दरवाजा खोला और ब्लूप्रिंट हाथ में लेकर सज्जाकारों के साथ दुकान में प्रवेश किया। लिन युआन ने मो सानियांग और लिन जियाक्सिन को एक दूसरे से मिलवाया और फिर उन्हें अपनी नई दुकान दिखाने के लिए दरवाजे के अंदर धकेल दिया। मो सानियांग भी वहां जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि वह अकेली थी जो अपने कपड़े की दुकान पर नजर रख रही थी, और यह वह समय था जब ग्राहक आने शुरू हो गए थे, इसलिए वह वहां और अधिक समय तक नहीं रुक सकती थी। लिन युआन और उसके पिता का अभिवादन करने के बाद वह जल्दी से अपनी दुकान पर वापस चली गई। चित्र जिया झेंग द्वारा बनाए गए थे और वे बहुत विस्तृत थे। इसके अलावा सजावट टीम पेशेवर थी, इसलिए लिन युआन को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लियूजी ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। लिन युआन ने लिन जियाक्सिन को दुकान में इधर उधर धकेला और फिर आराम करने के लिए सामने वाले हॉल में लौट आया। जियो लिनशून को अभी भी वे रंगीन कपड़े याद थे जो उसने पिछली बार मो सानियांग की दुकान पर देखे थे, और उसने लिन युआन को उसे फिर से वहां ले जाने के लिए परेशान किया। ये सोचकर कि एक महीने से भी कम समय में लेडी फैन और उसकी चाची प्रसवोत्तर स्वास्थ्य लाभ के दौरान लेडी लियू की देखभाल करने आ सकती हैं, लिन युआन उनमें से प्रत्येक के लिए एक नया पोशाक बनाना चाहता था और मुस्कुराते हुए जियो लिनशून की बात पर सहमत हो गया। जब लिन बहनें अंदर आईं, तो मो सानियांग ने अभी अभी अपने आखिरी ग्राहक को विदा किया था। उसने ऊपर देखा, उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। जियो लिनशून को यह हंसमुख सिस्टर मो विशेष रूप से पसंद थी। जैसे ही वह आती थी, वह उसे प्यार से पुकारता था। मो सानियांग, जो पहले से ही बच्चों से बहुत प्यार करते थे, को जियाओ लिनशून का कोमल और चिपचिपा व्यवहार बेहद आकर्षक लगा। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसके चेहरे पर चुंबन और चुटकियां भरने लगी। लिन युआन उसकी आंखों में लालसा से बहुत परिचित था। जब भी लेडी लियू लिन युआन के गर्भवती पेट को देखती थी, तो उसके चेहरे पर भी यही भाव होता था। ये वह प्रकाश था जो एक माँ का था। मो सानियांग इस साल 25 साल की हो गई थी, और अगर लेडी जी का हस्तक्षेप न होता तो शायद उसका अपना बच्चा हो चुका होता, शायद जियाओ लिनशून से भी बड़ा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह जियो लिनशून की इतनी शौकीन थी। लिन युआन ने अपना उद्देश्य समझाया और मो सानियांग ने 2 उपयुक्त कपड़े चुनने में मदद की। लेडी फैन के लिए उन्होंने सुनहरे पैटर्न वाला गहरा लाल रंग और बड़े बड़े पेओनी फूलों वाला शाही नीला रंग चुना, जो दोनों ही लेडी फैन की उम्र के लिए काफ़ी उपयुक्त थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रंगों के कारण वह विशिष्ट दिखती थी, मानो वह कोई धनी और कुलीन दादी हो। लियू लिमिन के लिए विकल्प बहुत युवा थे। मो सानियांग स्वयं एक युवा महिला होने के नाते स्वाभाविक रूप से महिलाओं की मानसिकता को समझती थीं। उन्होंने बेर के फूलों के साथ हंस जैसा पीला रंग, शुद्ध सियान जैसा हरा रंग तथा हल्के कमल के रंग का सादा कपड़ा सुझाया जो हल्का चमकता हो। लिन युआन को पहली नज़र में ही हल्के कमल जड़ वाले कपड़े से प्यार हो गया, और अपनी चाची के स्वभाव के बारे में सोचते हुए उसने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें सियान हरे रंग के कपड़े पहनाने से वह और भी कम मिलनसार हो जाएंगी। इसलिए उसने हंस पीले रंग का कपड़ा चुना। वह सभी कपड़ों से बहुत संतुष्ट थी, हालांकि वह दोनों महिलाओं के लिए माप के बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं थी। इसके अलावा लेडी फैन अपने मितव्ययी घरेलू प्रबंधन के लिए जानी जाती थीं और वे किसी भी सूरत में अजनबियों से अपने कपड़े सिलवाने के लिए सहमत नहीं होती थीं। इसलिए लिन युआन ने केवल वापस ले जाने के लिए कपड़े खरीदे ताकि वह अपनी दादी और चाची के आने के बाद उन्हें अपने कपड़े खुद बनाने दे। अपनी दादी और चाची के लिए कपड़े चुनने के बाद क्या अपनी 2 चाची सासों को छोड़ देना अनुचित नहीं होगा? लिन युआन ने अपनी चाची ससुराल वालों के लिए 2 और कपड़े चुनने का सोचा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसने देखा कि मो सानियांग, जो उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहा था, अचानक स्तब्ध हो गया। उसकी आंखें उत्तेजना और दुख दोनों के साथ दरवाजे पर टिकी हुई थीं। लिन युआन ने मुड़कर देखा तो एक लंबा, पतला आदमी तेजी से मो सानियांग की कपड़े की दुकान में घुस रहा था। अंदर जाने के बाद उसने सावधानी से चारों ओर नजर दौड़ाई। लिन युआन ने भौहें चढ़ाईं, उसे इस चालाक आदमी से घृणा महसूस हुई।
सन्नियांग, उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि दुकान में कोई और भी होगा और उसने जल्दी से खुद को सही करते हुए पुकारा, बॉस मो। मो सन्नियांग की स्थिर निगाहों और आंसुओं से भरी आंखों को देखकर लिन युआन समझ गया ये कुख्यात जी जियुआन था। उफ, विशेष प्रभावशाली नहीं। उन आड़ू के फूलों जैसी आंखों से चंचलता झलक रही थी और वे पतले होंठ किसी बातूनी व्यक्ति के प्रतीत हो रहे थे। ऐसा आदमी कैसे भरोसेमंद हो सकता है? लेकिन ईमानदारी से कहा जाए तो यह जी जियुआन काफ़ी अच्छा दिखने वाला था और कुल मिलाकर वह अच्छी तरह से शिक्षित और परिष्कृत लग रहा था। हालांकि लिन युआन देख सकता था कि वह केवल साक्षर था और जब सीखने की बात आती है तो वह शायद मेंग लियांगडोंग के साथ भी तुलना नहीं कर सकता था। ऐसे व्यक्ति को केवल मोसानियांग और मा शियाओकियान जैसे लोग ही महत्व दे सकते हैं। वह, लिन युआन, उस पर विचार भी नहीं करेगी। ये जानते हुए कि दोनों के पास कहने के लिए कुछ बातें होंगी, लिन युआन ने चतुराई से अपनी बहन का हाथ खींचा और मोसानियांग को अलविदा कहा, बहन मो, बहन मो, बहन मो। लिन युआन ने 3 बार पुकारा, तब जाकर मोसानियांग को होश आया। चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए लिन युआन ने कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं पहले अपने पिता को सड़क पर टहलने के लिए ले जाऊंगी और बाद में घर जाकर ये कपड़े लेने आऊंगी। मोसानियांग ने खाली भाव से सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखें जी जियुआन से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। जैसे ही लिन युआन जी जियुआन के पास से गुजरा, उसने एक नज़र उस पर डाली और देखा कि वह भी उसे आंक रहा था। हालांकि वह उसके व्यवहार को देख रही थी, जबकि वह वास्तव में उसके पहनावे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अपने जीवन में कई लोगों को देखने के कारण लिन युआन आसानी से समझ सकती थी कि उसके मन में क्या है। उसने मन ही मन ठंडी हंसी निकाली, उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखा और आराम से अपनी बहन के साथ चली गई। कल ही उसने कहा था कि जी जियुआन आज ज़रूर दस्तक देगा और उसने ये भी अनुमान लगा लिया था कि वह क्यों आएगा। निश्चित रूप से इससे पहले कि लिन युआन आगे बढ़ता, जी जियुआन पहले ही अधीरता से 2 कदम आगे बढ़ चुका था। उसका चेहरा गंभीर था और वह धीमी आवाज में बोला, बहन मो, आपने कल मेरी माँ से 10 टैल चांदी ठग ली थी, है ना? लिन युआन ने मोसानियांग के प्रति आक्रोश महसूस करते हुए अपने होंठ काट लिए। सन्नियांग के चेहरे पर अभी जो भाव थे, उन्हें देखकर यह स्पष्ट था कि उसने अपने प्रेमी को बहुत समय से नहीं देखा था। हालांकि लिन युआन को आश्चर्य हुआ कि मोसानियांग को अपने प्रेमी के आगमन पर उससे पूछताछ करने पर कैसा लगा होगा। बहुत हिचकिचाहट के बाद भी लिन युआन ने उस बदमाश को पीटने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार यह उन दोनों के बीच का मामला था और एक बाहरी व्यक्ति के रूप में हस्तक्षेप करना उसका काम नहीं था। इसके अलावा मोसानियांग के चरित्र को जानते हुए जब तक वह उस बदमाश का असली रंग अपनी आंखों से नहीं देख लेती, वह मंत्रमुग्ध बनी रहेगी और खुद को इससे मुक्त नहीं कर पाएगी। राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस में वापस आकर लिन युआन ने ल्यूजी को नवीनीकरण कार्य के बारे में कुछ निर्देश दिए और फिर अपनी बहन के साथ लिन जियाक्सिन को धक्का देते हुए बाहर चली गई। लिन जियाक्सिन लगभग हर दिन शहर में आता था और इतने लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बाद चीजें कुछ अपरिचित सी लग रही थीं। फिर भी वह निश्चित रूप से लिन युआन की तुलना में इस क्षेत्र से अधिक परिचित था। जैसे जैसे वे घूमते रहे, लिन जियाक्सिन की बकबक खुलती गई। इस दुकान में मेज और स्टूल आपके पिता द्वारा बनाए गए थे। उस मेज के पैर को देखो। तुम्हारा भाई शुवान सावधान नहीं था और उसने एक अतिरिक्त टुकड़ा काट दिया, जिससे मेज लगभग 3 पैरों वाली हो गई। हा, लिन जियाक्सिन ने सड़क पर एक नूडल की दुकान की ओर इशारा करते हुए, खुशी के पलों को याद करते हुए, अपनी बेटी से गर्व से कहा। लिन युआन और उसकी बहन ने अपने पिता को इस तरह हंसते हुए बहुत समय बाद सुना था और वे बहुत खुश थे। लिन जियाक्सिन के शहर में कई पुराने परिचित थे और ओल्ड आयरन हेड उनमें से एक था। लिन युआन ने अपने पिता को वेस्ट स्ट्रीट पर धकेलने के बाद वे मुख्य सड़क की लोहार की दुकान पर पहुंचे, जहां सिस्टर गुइजी अपनी दुकान पर ठंडी खाल बेच रही थी। दूर से उन्हें ओल्ड आयरन हेड की ढलाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लिन जियाक्सिन ने उत्साह से अपने हाथों से इशारा करते हुए लिन युआन को रुकने के लिए कहा। फिर उसने व्हीलचेयर के पहियों पर हाथ रखा और धीरे धीरे लोहार की दुकान की ओर बढ़ गया। ये पहली बार था जब लिन जियाक्सिन ने व्हीलचेयर को स्वयं चलाया था। अपने पिता की कुछ संघर्षशील आकृति को देखकर लिन युआन की नाक भावुक हो गई और वह धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ी। यद्यपि यह भोजन का समय नहीं था, फिर भी मुख्य सड़क अभी भी मुख्य सड़क थी। यहाँ तक कि सड़क के कोने पर भी काफ़ी भीड़ थी। राहगीरों ने अपना सिर घुमाकर उस अजीब उपकरण को देखा जिसमें लिन जियाक्सिन बैठा था, पहियों वाली एक कुर्सी, आर्मरेस्ट वाली एक गाड़ी। ऐसा अनोखा वाहन उनके लिए सचमुच एक नवीनता थी। बेशक लिन जियाक्सिन ने अपने आसपास के लोगों की इशारेबाजी और बड़बड़ाहट को देखा, लेकिन वह जरा भी डरपोक या शर्मिंदा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने शांतिपूर्वक उनकी निगाहों को स्वीकार किया। आखिर दूसरों को अपनी बेटी द्वारा बनाई गई अद्भुत चीज़ दिखाने में क्या हर्ज था।
बूढ़ा आयरन हेड अपने हाथों में लोहे को गढ़ने में तल्लीन था जब उसके माथे से पसीने की एक बूंद उसकी आंख के कोने से नीचे टपकी, जो सफ़ेद धुएं के एक झोंके में बदलने से पहले टीएसएस ध्वनि के साथ चमकते गर्म लोहे पर गिर गई और गायब हो गई। आग भड़काओ, उसने बिना अपना सिर उठाए लिटिल आयरन हेड पर चिल्लाया, लोहे को वापस जलते अंगारों में डाल दिया और लापरवाही से अपने गले में पड़े कपड़े से अपने चेहरे का पसीना पोंछने लगा। उसने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसे कितना आश्चर्य होगा जब उसने अपना सिर उठाया और अचानक उसके सामने प्रकट हुए इस मुस्कुराते हुए आदमी को देखकर वह लगभग भयभीत हो गया। भाई, बहुत समय हो गया मिलते हुए, लिन जियाक्सिन ने अपना हाथ लहराया, जाहिर तौर पर उस समय ओल्ड आयरन हेड की अभिव्यक्ति से प्रसन्न था और स्पष्ट रूप से उसकी अचानक उपस्थिति से उत्पन्न हुई घबराहट का आनंद ले रहा था। उनके बगल में खड़ी लिन युआन अपने पिता की बच्चों जैसी हरकतों से खुश थी। हालांकि इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि इन दोनों पुरुषों के बीच दोस्ती कितनी गहरी थी, क्योंकि लिन जियाक्सिन कभी भी अकेले नहीं आता और उसे पुकारे बिना चुपचाप काफ़ी देर तक इंतजार भी नहीं करता। उसका बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था, लेकिन अब आश्चर्य लगभग डर में बदल गया। ओल्ड आयरन हेड के काले चेहरे से निकलते पसीने को देखो। लिन युआन बहनों ने एक दूसरे को देखा और अपने हाथों से अपना मुंह ढकते हुए हंसी रोक नहीं सकी। तुम बदमाश हो। अपने शुरुआती सदमे के बाद ओल्ड आयरन हेड खुशी से भर गया। उसने उस लोहे की परवाह नहीं की जो अभी अभी भट्टी में रखा गया था। उसने अपना कपड़ा नीचे फेंका और कुछ ही कदमों में लिन जियाक्सिन की ओर दौड़ा और उसके कंधे पर एक मुक्का मारा। कहीं से भी अचानक उभरकर, मुझे सचमुच लगा कि मैं कुछ देख रहा हूं। ओल्ड आयरन हेड स्पष्ट रूप से बहुत खुश था। उसका मुक्का कुछ जोर से लगा। लिन जियाक्सिन का मुंह संयमित भाव से मुड़ गया। हालांकि उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने देखा कि आप व्यस्त थे, मैं आपको परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। अगर आपने मुझे पिछली बार की तरह एक तरफ फेंक दिया तो क्या होगा। यह उल्लेख करते ही ओल्ड आयरन हेड और लिन जियाक्सिन दोनों जोर से हंस पड़े। ये पता चला कि एक अवसर था जब लिन जियाक्सिन कुछ बनवाने के लिए आया था और क्योंकि बॉस समय के लिए दबाव डाल रहा था, लिन जियाक्सिन ने आगमन पर ओल्ड आयरन हेड से आग्रह किया था। उस समय ओल्ड आयरन हेड एक नई वस्तु के साथ व्यस्त था जो उसने ली थी। विशेष रूप से मूल्यवान नहीं थी, लेकिन एक ऐसी वस्तु थी जिसे उसने पहले कभी नहीं बनाया था और इसलिए वह उसे बहुत संजोकर रखता था। जैसे ही उसे धक्का दिया गया, ओल्ड आयरन हेड का ध्यान भंग हो गया और उसका हथौड़ा लक्ष्य से भटक गया, जिससे वस्तु क्षतिग्रस्त हो गई। इससे ओल्ड आयरन हेड क्रोधित हो गया और उसने लिन जियाक्सिन के सिर को हथौड़े से लगभग कुचल दिया। हंसी थमने के बाद ओल्ड आयरन हेड को लिन जियाक्सिन के पैर याद आ गए। नीचे देखने पर उसने देखा कि वह पहियों वाली एक कुर्सी पर बैठा है तथा उसके पैरों पर एक पतला कंबल बिछा हुआ है। उसके मन में दुख की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे दबा लिया। लिन जियाक्सिन के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ओल्ड आयरन हेड ने आश्चर्य व्यक्त किया, टस टस, तो यह व्हीलचेयर शुवांजी द्वारा उल्लिखित है। वास्तव में प्रभावित करने वाला। वह हर दिन मेरे घर पर शेखी बघारते हुए कहता है कि उसने कुछ ऐसा बनाया है जो किसी और ने नहीं बनाया है और यह निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये सच निकला। अपने पुराने दोस्त द्वारा प्रशंसा पाकर लिन जियाक्सिन और भी अधिक प्रसन्न हुआ। अपनी बेटियों की ओर गर्व से इशारा करते हुए, जो भाभी गुइजी के ठंडे नूडल स्टॉल पर बात करने गई थी, उन्होंने शेखी बघारी, बेशक ये सच है। यह मेरी बेटी द्वारा डिज़ाइन किया गया था। देखो, क्या वह अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट और सक्षम नहीं है। ओल्ड आयरन हेड ने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन लिन युआन की बुद्धिमत्ता और बुद्धि से खुलकर सहमति व्यक्त की। मजाक करते हुए कहा, ठीक है, आपकी बेटी सबसे स्मार्ट और सबसे सक्षम है। अरे, क्या मैंने हमेशा नहीं कहा था कि मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी मेरी बहू बने। आपने हमेशा कहा है कि आप इसके बारे में सोचेंगे। आधे साल से ज्यादा हो गया है, तुमने इसके बारे में कितना सोचा है। लिन जियाक्सिन के पैर को कुछ भी होने से पहले साथ में शराब पीते हुए उन्होंने यह मजाकिया टिप्पणी की थी। लिन जियाक्सिन निश्चित रूप से जानता था कि ओल्ड आयरन हेड सिर्फ काल्पनिक रूप से बोल रहा था। अगर यह अतीत में होता तो वह वास्तव में इस पर विचार कर सकता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से एक अलग कहानी थी। जिया झेंग के बारे में सोचते हुए, जो हमेशा उसके घर आता जाता रहता था, लिन जियाक्सिन अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। बूढ़े भाई, आप इस विचार को छोड़ भी दें, मेरी बेटी के मन में पहले से ही कोई है। ओल्ड आयरन हेड को ये तो पता था कि दोनों परिवारों के बीच विवाह असंभव था। परेशान होने के बजाय वह और भी उत्सुक हो गया और धीमे स्वर में पूछा, पहले से ही? ये किसका बेटा है? मैं आपको बता दूं, आपकी बेटी इतनी उत्कृष्ट है कि अगर वह सिर्फ आप ही नहीं बल्कि कोई सामान्य आदमी होता तो भी मैं इसके लिए सहमत नहीं होता। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप सहमत होंगे। लिन जियाक्सिन को नहीं पता था कि जिया झेंग और लिन युआन पहले ही एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध हो चुके थे और यहां तक कि अपनी प्रतिबद्धता के प्रतीक भी दे चुके थे। इस प्रकार उन्होंने जिया झेंग का नाम नहीं लिया, लेकिन इस भावी दामाद को उनकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त थी।
जब बड़े भाई आपस में बातचीत कर रहे थे, लिन युआन और शियाओ लिनशुन ने सिस्टर गुइजी के लियांगपी स्टॉल पर अपनी जगह ले ली। उनकी पिछली यात्रा को ज़्यादा समय नहीं हुआ था और सिस्टर गुइजी का व्यवसाय वास्तव में बहुत तेजी से बढ़ गया था। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ग्राहकों के लिए मेज़ों और कुर्सियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, यहाँ तक कि स्टॉल का आकार भी लगभग दोगुना हो गया है। इसके अलावा बहन गुइजी ने सड़क पर ही एक बड़ा स्टोव स्थापित कर रखा था ताकि उस पर चपटी रोटियां और तिल के केक बनाए जा सकें। अभी भोजन का समय नहीं हुआ था, इसलिए स्टॉल पर ज़्यादा ग्राहक नहीं थे। गुइजी व्यस्तता से रोटियां बनाते हुए लिन युआन के साथ बातचीत कर रही थी। तथाकथित बड़ा स्टोव वास्तव में एक बड़ा लोहे का बैरल था जो चारकोल से भरा हुआ था, जिसके ऊपर एक लोहे की प्लेट लगी हुई थी जिसे आगे पीछे किया जा सकता था। ये कुछ ऐसा था जिसे गुइजी ने अपने खाली समय में सोचा था। लोहे की प्लेट का उपयोग तिल के केक पकाने के लिए किया जा सकता था और पके हुए केक को गर्म रखने के लिए बैरल को कई छोटे डिब्बों में विभाजित किया गया था। लिन युआन इस छोटे से आविष्कार की प्रशंसा से भरा हुआ था। पहले उनकी चाची घर पर तिल के केक बनाती थीं और अगले दिन उनकी बहुएं उन्हें बेचने के लिए शहर ले जाती थीं। लेकिन अब मौसम ठंडा होने के कारण कम लोग ठंडे केक खरीद रहे थे, इसलिए उसने उन्हें वहीं पर ताज़ा बनाना शुरू कर दिया था। यद्यपि इससे काम अधिक होता था, फिर भी ग्राहकों को ताज़ा पके हुए गर्म केक और भी अधिक पसंद आते थे। कई लोग तो इसे खरीदने और इसका स्वाद लेने के लिए कतार में खड़े होने को तैयार थे। जैसे जैसे उसका व्यवसाय बढ़ता गया, सड़क पर दुकान लगाना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं रह गया। बहन गुइजी की ओर मुड़कर, जो केक बनाने में व्यस्त थी, लिन युआन ने कहा, बहन, अब जब आपका व्यवसाय इतना बड़ा हो गया है, तो क्या आपने एक दुकान किराए पर लेने और अपना स्टोर खोलने के बारे में सोचा है? गुइजी ने पहले से तैयार आटे को जल्दी से एक चपटा गोला बनाया, उसमें घर का बना तेल, नमक और कुचले हुए तिल मिलाए, फिर उसे वापस आटे की गेंद के आकार में रोल किया और उसे चपटा करके पैनकेक बनाया और फिर उसे सेंकने के लिए लोहे की प्लेट पर रख दिया। लिन युआन का प्रश्न सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप जानते हैं, मैंने वास्तव में आपके भाई इरशुआन से इसका उल्लेख किया है। लेकिन हाल ही में वह व्हीलचेयर बनाने में व्यस्त हो गया है और हमने जो भी चांदी बनाई है वह लकड़ी और सामग्री खरीदने में खर्च हो गई है। एक बार जब वह व्हीलचेयर बेच देगा और हमारे पास कुछ अतिरिक्त पैसा होगा तो हम एक दुकान किराए पर ले लेंगे और स्टॉल चलाना बंद कर देंगे। बहन, अगर आपके पास चांदी कम है तो मेरे पास कुछ है। मैं लिन युआन की बात पूरी होने से पहले गुइजी ने जल्दी से अपने हाथों से इशारा किया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। युआन, आप जानते हैं कि मैं आपसे चांदी उधार लेने के लिए यह बात नहीं कह रही हूँ। लिन युआन को मुस्कुराते हुए सिर हिलाते देख गुइजी ने अपना सिर नीचे करके लोहे की प्लेट पर तिल के केक पलटे और कहा, पिछले कुछ दिनों से जब भी मुझे समय मिलता है मैं सड़कों पर एक उपयुक्त दुकान की तलाश में रहती हूँ। आपके भाई इरशुआन के अनुसार हमें 2 आसन दुकानें पट्टे पर लेनी चाहिए, एक लियांगपी बेचने के लिए और दूसरा व्हीलचेयर बेचने के लिए। मेरी नज़र उन पर है, वे अगली गली के मुहाने पर हैं। वहाँ पैदल आवाजाही बहुत अधिक है और वहाँ अधिकतर लोग अमीर हैं, इसलिए व्हीलचेयर बेचना निश्चित रूप से सफल होगा।